प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का राजकीय आचार्य संस्कृत महाविद्यालय जोधपुर की ई कंटेंट कक्षा में हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर प्रशांत पवार, व्याख्याता राजनीति विज्ञान, आज आपको शास्त्री प्रथम वर्ष का प्रश्न पत्र भारतीय राजनीतिक विचारक पढ़ाऊंगा। इस प्रश्न पत्र के पहले टॉपिक के रूप में आज आपकी क्लास में हम भारत के प्रसिद्ध राष्ट्रवादी नेता और युग पुरुष बाल गंगाधर तिलक के बारे में पढ़ेंगे। बाल गंगाधर तिलक का प्रसिद्ध नारा आप सभी को पता ही है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये आप सबको पता है। तो इस महान राजनीतिक विचारक और लीडर और महान देशभक्त और राष्ट्रवादी बाल गंगाधर तिलक के बारे में आज की क्लास समर्पित है। तो आइए आरंभ करते हैं आज का टॉपिक, बाल गंगाधर तिलक। देखिए आप इस स्लाइड में 3 महान राष्ट्रवादी नेता आपको दिखाई दे रहे हैं, जिसको लाल, बाल और पाल कहा जाता है। जो बीचों बीच बैठे हैं वो बाल गंगाधर तिलक है और लाला लाजपत राय और फिर विपिन चंद्र पाल। इन तीनों ने भारत के राष्ट्रीय आंदोलन और स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास की धारा बदल दी। कांग्रेस की स्थापना दिसंबर 1885 में हुई और आरंभ के वर्षों में कांग्रेस ने शांतिपूर्ण और संवैधानिक माध्यमों से अपनी बातें आगे रखी, जिसका विरोध कांग्रेस के अंदर ही कुछ लीडर कर रहे थे। उन्होंने अंग्रेजों को प्रार्थना पत्र या पिटीशन देने के तरीके को राजनीतिक भिक्षावृत्ति यानी राजनीतिक भिखारीपन संज्ञा दी और कहा कि प्रार्थना पत्र से संवैधानिक तरीकों से सुधारों की मांग करने की अपेक्षा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अंग्रेजी राज के सामने स्वराज की मांग रखनी चाहिए। ये जो स्वराज शब्द है, इसको सबसे पहले स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था, लेकिन लोगों के बीच लोकप्रिय बनाने का श्रेय बाल गंगाधर तिलक को है। तो ये जो 3 लीडर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये कांग्रेस के लीडर हैं, जिन्होंने कांग्रेस के अंदर ही उग्रवादी विचारों को विकसित किया और स्वदेशी बहिष्कार, निष्क्रिय प्रतिरोध और राष्ट्रीय शिक्षा की बात जनता के सामने रखी कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा स्वदेशी अपनाना चाहिए, विदेशी माल का बहिष्कार करना चाहिए। बहिष्कार के अंतर्गत विदेशी स्कूलों, विदेशी कॉलेजों, विदेशी दुकानों, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करना चाहिए। निष्क्रिय प्रतिरोध यानी सरकार का किसी भी काम में सहयोग नहीं करना चाहिए, निष्क्रिय हो जाना चाहिए। और राष्ट्रीय शिक्षा और जन जन को
राष्ट्रवाद की शिक्षा देनी चाहिए। ऐसी ये त्रिमूर्ति लाल, बाल और पाल कहलाती है। चलिए अब आगे की स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। इस स्लाइड में बाल गंगाधर तिलक का परिचय दिया गया है, जो कि आप देखिए। बाल गंगाधर तिलक अथवा लोकमान्य तिलक, आम जनता इनको लोकमान्य कहती थी, लोकमान्य की उपाधि से नवाजा गया था, का मूल नाम केशव गंगाधर तिलक था। बाल गंगाधर तिलक का जन्म 23 जुलाई 1856 को हुआ था और इनका देहांत 1 अगस्त 1920 को हुआ। तिलक एक भारतीय राष्ट्रवादी, शिक्षक, समाज सुधारक, वकील और एक स्वतंत्रता सेनानी थे। ये आप ध्यान रखें। ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पहले लोकप्रिय नेता हुए। ब्रिटिश औपनिवेशिक अधिकारी तिलक को भारतीय अशांति का पिता कहते थे और आम जनता उनको लोकमान्य का आदर देती थी, जिसका अर्थ है लोगों द्वारा स्वीकृत, यानी उनके नायक के रूप में, उनके लीडर के रूप में। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में आप ध्यान दें, सबसे प्रमुख योगदान, सबसे बड़े नेता के रूप में महात्मा गांधी का नाम लिया जाता है। लेकिन महात्मा गांधी 1920 के बाद में देश के नेता बन के उभरे। अपने पहले आंदोलन, असहयोग आंदोलन 1920 के बाद में से 1920 से पहले जो पूरा राष्ट्रीय आंदोलन था, उसकी बागडोर जिस व्यक्ति के हाथ में थी उसको तिलक कहते हैं। इसी कारण तिलक को पहला भारतीय राष्ट्रवादी नेता कहते हैं। गांधी जी से पहले भारत का पूरा राष्ट्रीय आंदोलन, स्वतंत्रता आंदोलन तिलक के हाथों में था और 1920 में तिलक की मृत्यु के बाद आगे का, यानी 1947 में हमारी आज़ादी तक का राष्ट्रीय आंदोलन की बागडोर महात्मा गांधी के हाथ में रही। तो इस प्रकार ये परीक्षा में सवाल है कि गांधी जी से पूर्व राष्ट्रीय आंदोलन की बागडोर किसके हाथ में थी, तो अपना उत्तर होगा लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के हाथ में थी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के जनक, ये ध्यान दीजिए आप, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के जनक, स्वराज की मांग रखने वाले और कांग्रेस की उग्र विचारधारा के समर्थक बाल गंगाधर तिलक का जन्म 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के चिकलगांव तालुका में हुआ था। इनके पिता का नाम गंगाधर रामचंद्र पंत और माता का नाम पार्वतीबाई गंगाधर था। एक ब्राह्मण परिवार में हुआ भाई। चितपावन वंशज थे, चितपावन कुल के ब्राह्मण थे। कोंकण क्षेत्र, ये महाराष्ट्र का कोंकण क्षेत्र कहलाता है, वहां पर इनका जन्म हुआ। तो महाराष्ट्र से संबंधित है। आगे की स्लाइड देखिए। तिलक का पारिवारिक परिवेश और प्रारंभिक शिक्षा के बारे में ये स्लाइड है। तिलक का जन्म एक सुसंस्कृत मध्यम वर्गीय ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनका परिवार चितपावन वंश से संबंधित था, जो सभी धार्मिक नियमों और परंपराओं का कट्टरता से पालन करते थे। इनके पिता गंगाधर रामचंद्र पंत रत्नागिरी में सहायक अध्यापक थे, टीचर थे भाई। इनके पिता अपने समय के लोकप्रिय शिक्षक थे। गंगाधर रामचंद्र पंत ने त्रिकोणमिति और व्याकरण पर अनेक पुस्तकें लिखी जो कि प्रकाशित हुई, जो कि तिलक के पिता थे। तिलक के पिता ने घर पर ही इन्हें संस्कृत का अध्ययन करवाया। बचपन में संस्कृत भाषा, आप सभी संस्कृत के विद्यार्थी हैं, आप ध्यान देंगे।
पिताजी ने संस्कृत का अध्ययन घर पे ही करवाया और उसके बाद में 1861 में प्रारंभिक शिक्षा के लिए रत्नागिरी की मराठी पाठशाला में इनको भेजा गया। आगे की स्लाइड देखते हैं। तिलक ने 1873 ईस्वी में डेक्कन स्कूल में प्रवेश लिया। यहाँ से इन्होंने 1876 में बीए ऑनर्स फर्स्ट क्लास फर्स्ट श्रेणी से पास किया और इसके बाद 2 साल में एलएलबी की। तिलक गणित में बहुत अच्छे थे, फिर भी एलएलबी की। जब ये कानून की पढ़ाई कर रहे थे तब इनके टीचर ने एक बार इनसे पूछा कि गणित का इतना अच्छा ज्ञान होते हुए भी तुमने कानून की पढ़ाई का निर्णय क्यों लिया? तो इसका उत्तर देखिए, तिलक ने क्या कहा। तिलक ने कहा, गणित में उच्च शिक्षा प्राप्त करके मेरे को अच्छी नौकरी तो मिल सकती है, लेकिन कानून की पढ़ाई करने से देश की सेवा की जा सकती है। यानी शुरू से ही मन में देश सेवा का जज्बा था, इसलिए गणित में अच्छे होते हुए भी नौकरी के उद्देश्य से आगे पढ़े नहीं की, बल्कि देश सेवा के उद्देश्य से कि मैं कानूनों का ज्ञान प्राप्त करूं और कानून के माध्यम से देश की सेवा करूं, उन्होंने एलएलबी की। आगे की स्लाइड देखें। इसके बाद में उन्होंने सरकारी नौकरी नहीं की और 1880 ईस्वी में उन्होंने अपने खुद के एक स्कूल की स्थापना की, जिसको न्यू इंग्लिश स्कूल कहते हैं। तिलक ने अपने सहयोगियों आगरकर, चिपलूणकर और नाम जोशी के सहयोग से जनवरी 1880 को पहले प्राइवेट स्कूल न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना की। इस स्कूल के संस्थापकों की प्रतिष्ठा के कारण आसपास के जिलों के विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया। प्रारंभिक वर्षों में स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या थोड़ी थी, जो आगे के सालों में बढ़कर कई हजार हो गई। ये आप देखिए, इस प्रकार के समर्पित शिक्षक थे। वो जमाना और था जब शिक्षक का सम्मान किया जाता था और शिक्षक राष्ट्र निर्माता कहलाते थे। लेकिन आजकल परिस्थितियां बदल गई है। आजकल नौकरशाहों को, ब्यूरोक्रेसी के लोगों को, जो आईएएस बनते हैं, आरएएस बनते हैं, उनको राष्ट्र निर्माता कहा जाता है। ये उल्टी गंगा बह गई भाई। अब विद्यार्थियों ध्यान दो, जिस समाज में शिक्षक का सम्मान नहीं होता, जिस समाज में शिक्षक को सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाता, वो समाज कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। यही विडंबना है। ये देखिए आप, भारत की आज़ादी के बाद में शिक्षक पीछे चला गया और नौकरशाह आगे हो गए। यही हमारी विडंबना है। और भारत तभी आगे बढ़ेगा जब शिक्षक आगे होगा और नौकरशाह उसके पीछे होगा। यह आप हमेशा ध्यान रखें। ब्यूरोक्रेट कभी भी देश का निर्माण नहीं करते हैं। देश का निर्माण शिक्षक करते हैं, जो कि इस स्लाइड में आपको दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ते हैं। अब इस स्लाइड में तिलक के समाचार पत्रों के बारे में उल्लेख है। 1877-78 में एक और तो भारत में भयंकर अकाल के कारण लोग भूखे मर रहे थे, वहीं दूसरी ओर ब्रिटिश राज ने दिल्ली में दरबार लगाकर ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को केसर-ए हिंद की उपाधि देकर भारत की रानी घोषित किया। ये देखिए आप, एक तरफ तो देश में अकाल है और दूसरी तरफ इतना बड़ा दरबार लगाकर, करोड़ों रुपए लगाकर, लाखों रुपए बहाकर आयोजन किया जा रहा है। ये विडंबना है। इसको देखा तिलक ने। इन घटनाओं ने तिलक को देश के स्वराज प्राप्ति के लिए नए सिरे पर सोचने पर विवश कर दिया। इसके लिए लोगों को देश की वास्तविक परिस्थितियों से परिचित कराना अति आवश्यक था। इसी कारण तिलक ने पत्र प्रकाशन करके लोगों को जागरूक करने का लक्ष्य बनाया और 1881 ईस्वी में समाचार पत्र प्रकाशन के लिए आर्यभूषण नामक प्रेस को खरीदा गया।
इनके और इनके मित्रों ने, सहयोगियों ने मिलकर ये निश्चय किया कि हमको ब्रिटिश साम्राज्य का विरोध करना है, तो इसके लिए समाचार पत्र, न्यूज़पेपर एक अच्छा साधन हो सकते हैं, और इन्होंने समाचार पत्र छापने का निर्णय लिया। ये देखिए इस स्लाइड में तिलक के प्रमुख समाचार पत्र केसरी और मराठा के बारे में बताया गया है। आप भी अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। अनेक बार आरएएस की परीक्षा में, पुलिस सब इंस्पेक्टर की परीक्षा में, ग्राम सेवक की परीक्षा में और अन्य परीक्षाओं में, कंपटीशन के एग्ज़ाम में ये पूछा गया है कि तिलक के समाचार पत्र कौन से थे। आप भी अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। तिलक के समाचार पत्रों का नाम केसरी और मराठा था। तिलक के सहयोगियों चिपलूणकर, आगरकर, गर्दे, नाम जोशी के संयुक्त हस्ताक्षरों के साथ केसरी का घोषणा पत्र प्रकाशित किया। इस घोषणा पत्र में कहा गया कि इसमें अन्य पत्रों की भांति समाचार, राजनीतिक घटनाएं, व्यापार के साथ ही सामाजिक विषयों पर निबंध, नई पुस्तकों की समीक्षा और इंग्लैंड की नई राजनीतिक घटनाओं की भी चर्चा की जाएगी। इस घोषणा पत्र ने यह साफ कर दिया था कि ये दो समाचार पत्र अन्य पत्रों की तरह प्रचलित शासन व्यवस्था की चापलूसी नहीं करेंगे। ये देख लिया, आजकल का मीडिया उस तरह का मीडिया नहीं बनूंगा। ये तिलक और उनके साथी, जो राष्ट्रवादी साथी थे, उन्होंने तय किया हम सरकार की गलत नीतियों का विरोध करेंगे, न कि दिन भर सरकार सरकार गाते रहेंगे। ये आजकल का जमाना देखिए आप, आजकल का मीडिया देखिए आप, दिन भर एक ही एक बात, एक सरकार का गुणगान, सरकार की प्रशंसा। ये गलत है, ये मीडिया का काम नहीं है। मीडिया का काम है सरकार की कमियों को उजागर करना, लोगों को जन जागृत करना। वही काम तिलक ने अपने साथियों के सामने साथ में हाथ में लिया। इन दोनों पत्रों की विषयक सामग्री एक ही थी, अंतर केवल इतना था कि केसरी पत्र मराठी भाषा में प्रकाशित होता था, जबकि मराठा पत्र जो है वो अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होता था। ठीक है, तो इस प्रकार दो समाचार पत्र देश का जागरण करने के लिए, देश में जन जागृति फैलाने के लिए तिलक ने आरंभ किए, केसरी और मराठा। अब देखिए और एक परीक्षा के लिए आप, ये स्लाइड है, आगे के कंपटीशन एग्जाम में भी ये प्रश्न अनेक बार पूछा गया है कि भारत में नवयुवकों में राष्ट्रवाद के संचार के लिए तिलक ने कौन से दो उत्सव आरंभ किए। तो तिलक ने नवयुवकों के अंदर राष्ट्रवाद का प्रचार करने के लिए, राष्ट्रवाद फैलाने के लिए दो उत्सव आरंभ किए। गणपति बाप्पा मोरिया वाला गणपति उत्सव और शिवाजी उत्सव, जो कि इस स्लाइड में बताया गया है। हजारों लाखों की संख्या में इनके फॉलोवर्स, इनके विद्यार्थी इस उत्सव में इकट्ठा होते थे और फिर तिलक और उनके साथी उनको संबोधित करते थे और सरकार की कमियों को उजागर करते थे और देश में एकता का संचार करने के लिए अपने व्याख्यान देते थे। तो इस प्रकार राष्ट्रवाद के प्रचार प्रसार के लिए तिलक ने गणपति उत्सव और शिवाजी उत्सव, महोत्सव आरंभ किए, जो कि इस स्लाइड में बताया गया है। अब इस स्लाइड में तिलक की पुस्तकों के नाम हैं। अनेक बार परीक्षा में पूछा जाता है, 2 नंबर का सवाल आ जाता है। आगे कंपटीशन की एग्जाम में भी आपको पूछेंगे, अवश्य पूछेंगे, तो आप नोट कर लीजिए। सबसे जो इम्पोर्टेंट तिलक की पुस्तक है वो गीता रहस्य है, लेकिन इसके अलावा भी उन्होंने कुछ पुस्तकें लिखी, वो आप देखिए। नंबर 1 ओरियन, नंबर 2 द आर्कटिक होम ऑफ द वेदास, नंबर 3 जो कि मुख्य पुस्तक है श्रीमद् भगवद गीता रहस्य। ये उन्होंने मांडले जेल में रखी, राजद्रोह का आरोप लगाकर उनको जेल में बंद कर दिया गया था। आगे की स्लाइड में बताऊंगा मैं आपको। वहाँ पर उन्होंने
अपना समय खराब नहीं किया, बल्कि गीता का गहन अध्ययन किया। और गीता में जो कर्म सिद्धांत है, एक्शन की थ्योरी है कि व्यक्ति को अपने जीवन में अपना कर्म करते रहना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। इस सिद्धांत को लेकर तिलक ने गीता रहस्य, नाम से स्पष्ट है गीता का रहस्य क्या है, एक ही रहस्य है, कर्म करो अपना। तो आप सभी छात्रों का कर्म क्या है? अध्ययन करना, अच्छे अंक प्राप्त करना, कंपटीशन का एग्जाम देना और आगे उसमें सफल होना, ये आपका कर्म है। ये अच्छे से करोगे फल अपने आप मिल जाएगा। ये कर्म ही आप अच्छे से नहीं करोगे तो फल कैसे मिलेगा? यही गीता का रहस्य है जो कि तिलक ने बताया है। इसलिए आप भी अपना जो कर्म है अध्ययन का, रोजाना अध्ययन का, वो करते रहिए, आपको निश्चित ही सफलता प्राप्त होगी। उसी प्रकार तिलक ने भी यही संदेश दिया कि हमारा कर्म स्वराज की प्राप्ति के लिए संघर्ष है, ये हमारा कर्म है। अंग्रेजों को यहां से भगाना, आंदोलन करना, ये हमारा कर्म है। ये संदेश दिया उन्होंने नवयुवकों को। खुद भी तो एक शिक्षक थे भाई, अपनी स्कूल की स्थापना की उन्होंने, कॉलेजों की स्थापना की उन्होंने, यही संदेश देते थे। और एक और पुस्तक है, वो है द हिंदू फिलोसॉफी ऑफ लाइफ, वैदिक क्रोनोलॉजी एंड वेदांग ज्योतिष, वेदों का काल और वेदों की ज्योतिष के बारे में। ये उनकी पुस्तकों के बारे में ये स्लाइड अच्छी तरह आप नोट कीजिए। इस स्लाइड में तिलक ने जो भी संस्थाएं स्थापित की गई है उनका परिचय दिया गया है। 1880 में उन्होंने अपने साथियों चिपलूणकर और आगरकर के साथ मिलकर, जैसा कि पहले की स्लाइड में बताया गया है, न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना की। सरकार की नौकरी ठुकरा दी इन्होंने और शिक्षा का क्षेत्र अपना लिया। शिक्षा से ही राष्ट्र निर्माण होता है और शिक्षक ही राष्ट्र निर्माता होता है। इस उद्देश्य को लेकर उन्होंने न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना की। 1884 ईस्वी में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की नींव रखी और 1885 में पूना महाराष्ट्र में फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना की। तो जीवन भर नवयुवकों को राष्ट्रवाद का संदेश देते रहे और शिक्षा का प्रचार प्रसार करते रहे। ऐसे थे हमारे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। चलिए, अब उनकी सरकार से टक्कर कैसे हुई वो इस स्लाइड में है। भारत में अकाल पड़ा, महामारी आई, उस दौर में उन्होंने ब्रिटिश सरकार को सीधे चुनौती दी। इस बारे में ये स्लाइड है। भारत में 1876 से 1900 के बीच में सबसे ज़्यादा अकाल पड़े। इस बीच 18 बार भारतवासियों ने अकाल के प्रकोप को सहन किया। 1896 में भारत में जब अकाल पड़ा तो तिलक ने अपनी पत्रिका केसरी के माध्यम से लेख लिखकर भारत की वास्तविक स्थिति से अवगत करवाया। एक तरफ तो किसान अकाल के कारण कष्ट झेल रहे थे, वहीं सरकार ने उनकी लगान को माफ नहीं किया, टैक्स को माफ नहीं किया। इस कारण तिलक ने अपने समाचार पत्रों के माध्यम से सरकार से जवाबदेही शुरू कर दी। ये उनकी सीधी टक्कर हुई। जो सच बात थी, जो सत्य बात थी, वो लिखी, ना कि सरकार की चापलूसी की कि भाई एक तरफ तो अकाल पड़ा हुआ है, महामारियाँ फैली हुई है और दूसरी तरफ आप जो है किसानों का टैक्स माफ नहीं कर रहे हो, ये बेचारे टैक्स कहाँ से लाएंगे। इस प्रकार उन्होंने असंतोष फैला दिया। इसी कारण आप सब अपनी नोटबुक में नोट करें, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का, अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय अशांति का जन्मदाता कहते हैं। एक अंग्रेज अफसर थे वैलेंटाइन सेरोल। वैलेंटाइन सेरोल ने तिलक को भारतीय अशांति का जनक माना है। नाम नोट कीजिए, किसने कहा? वैलेंटाइन सेरोल ने अपनी पुस्तक द इंडियन अनरेस्ट में, पुस्तक का नाम लिख लीजिए आप, किस पुस्तक में कहा?
इंडियन अनरेस्ट में कहा, किसको कहा? तिलक को कहा कि इस आदमी के कारण अंग्रेजों के खिलाफ लोगों में गुस्सा फैला है। जितनी भी अंग्रेजों के खिलाफ अशांति, अंग्रेजों के खिलाफ रोष, अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन भारत भर में फैला है, उसके पीछे यदि कोई है तो बाल गंगाधर तिलक है। चलिए आगे की स्लाइड में हम देखेंगे, भारतीयों के हित की बात करने पर तिलक ने अपने समाचार पत्रों के और पूना की सार्वजनिक सभाओं के माध्यम से सीधे ही सरकार के हित में, जनता के हित में, ध्यान दीजिए, जनता के हित में प्रश्न उठाने आरंभ कर दिए। अपने इन कार्यों से तिलक सरकार की आंख में कांटे की तरह चुभने लगे। ये व्यक्ति गड़बड़ कर रहा है। तिलक ने बिना किसी स्वार्थ की भावना के किसानों के हित के लिए सरकार के खिलाफ आवाज उठाई थी। इनके इस कार्य ने किसानों का दिल जीत लिया। ये अब बुद्धिजीवी समाज के साथ साथ सामान्य जनता के दिलों पर भी राज करने लगे और धीरे धीरे लोग इन्हें लोकमान्य कहने लगे। शिक्षित वर्ग में तो इनकी इज्जत थी, लेकिन जब इन्होंने किसानों के हित की, आम आदमी के हित की बात उठाई, तब इनको धीरे धीरे लोकमान्य कहा जाने लगा, जनता का नायक कहा जाने लगा। ये आप ध्यान दीजिए। 1896 में एक तरफ तो देश में अकाल का प्रकोप था, वहीं दूसरी तरफ प्लेग की महामारी भी फैल गई थी। इसकी शुरुआत 1896 में बंबई में हुई और अगले साल 1897 में पूना तक फैल गई। तिलक ने प्लेग पीड़ितों व्यक्तियों के इलाज और खाने के लिए धन इकट्ठा किया, अस्पताल और कैंप लगाकर रोग ग्रसित लोगों की मदद की। सरकार ने प्लेग की रोकथाम के लिए पुलिस अधिकारी रैंड को प्लेग कमिश्नर नियुक्त किया, जो अपनी शक्ति के लिए बहुत प्रसिद्ध था। मिस्टर रैंड इनको पुलिस कमिश्नर बनाकर पूना भेज दिया और इसी रैंड की हत्या की गई, जिसका दोष तिलक पर लगा। वो आगे की स्लाइड में अपन देखेंगे। ये देखिए आप, रैंड की हत्या के लिए जन आक्रोश बढ़ाने के लिए तिलक पर राजद्रोह का मुकदमा लगाया गया। बहुत कठोर पुलिस अधिकारी था, उसने अत्याचार करने शुरू कर दिए, तो पूना के कुछ युवकों ने उसकी हत्या कर दी और इसी रैंड की हत्या के लिए तिलक पर राजद्रोह का मुकदमा लगाया गया। अंग्रेजी सरकार किसी भी तरह से भारतीय जनता तिलक के बढ़ते हुए प्रभाव को रोकना चाहती थी। इंस्पेक्टर रैंड की हत्या होने पर बिना कोई देर किए तिलक पर लोगों को राजद्रोह के लिए भड़काने और ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ षड्यंत्र करने का आरोप लगाकर 1.5 साल यानी 18 महीने की सजा सुना दी। ये तिलक की पहली जेल यात्रा थी। अब तक तो तिलक शिक्षा के बारे में बात कर रहे थे, लोगों को शिक्षित कर रहे थे और अपने समाचार पत्रों के माध्यम से, गणपति और शिवाजी उत्सव के माध्यम से देश में जन जागरण कर रहे थे, आंदोलन चला रहे थे। लेकिन पहली बार उनको जो जेल हुई वो पूना के प्लेग कमिश्नर रैंड की हत्या के आरोप में हुई। 1.5 साल की सजा हुई। इस आदमी ने अपने समाचार पत्रों के माध्यम से नवयुवकों को भड़काया है और रैंड की हत्या के पीछे इस व्यक्ति का हाथ है। ठीक है भाई। अब दूसरा जो उनके ऊपर बड़ा आरोप लगा और उनको देश से भी निकाला दे दिया गया, काले पानी की सजा दे दी गई। ये देखिए आप इस स्लाइड में, आप सभी को पता है 1805 में लॉर्ड कर्जन ने क्रांतिकारी गतिविधियों के कारण बंगाल का विभाजन कर दिया था। बंगाल के विभाजन के समय तिलक के उग्रवादी विचारों के कारण इनके ऊपर राजद्रोह का आरोप लगाकर एक बार फिर से 1908 ईस्वी में 6 साल की सजा सुनाई गई, 6 साल की, और तिलक को देश से निष्कासित कर दिया गया, देश निकाला दे दिया गया। तिलक को देश से निष्कासित करके मांडले जेल में रखा गया। मांडले जेल में रखते हुए तिलक ने 2 नए ग्रंथों, गीता रहस्य और द आर्कटिक होम ऑफ द वेदास द आर्यन की रचना की। ये दोनों ग्रंथ
तिलक के विशाल ज्ञान, ऐतिहासिक शोध, गंभीरता और उच्च विचारों के परिचायक बने। तिलक मांडले जेल से 1914 में रिहा हुए। ये देखिए आप, अब तक तो उनको देश में सजा दी जा रही थी, लेकिन इस बार उनको देश निकाला दिया गया और बर्मा, जिसको आजकल म्यांमार कहते हैं, वहाँ के मांडले जेल में भेज दिया गया। वहाँ पर भी इन्होंने अपना कर्म योग नहीं छोड़ा और अपने कर्म योग का पालन करते हुए अपने शिक्षक धर्म की पालना करते हुए पुस्तकों की रचना की, जिसमें से गीता रहस्य जो पुस्तक है उन्होंने मांडले जेल में लिखी। ये देखिए, वो निष्क्रिय नहीं हुए, वहाँ पर भी सक्रिय रहे और अपना लेखन कार्य, अपना शिक्षण कार्य करते रहे। ऐसे कर्मयोगी थे हमारे पूर्वज तिलक। अब आगे की स्लाइड में देखेंगे अपन। 1914 में तिलक मांडले जेल से छूटे और भारत लौटे। अब आप देखिए, 1914 में जब वापस आए तो प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया था, जो 1914 से लगाकर 1918 तक चला। यहाँ पर भी उन्होंने हाथ पर हाथ धरे बैठे नहीं रहे। महात्मा गांधी जहाँ देश में घूम घूम कर युवकों की अंग्रेज सेना में भर्ती करवा रहे थे, अंग्रेजों ने कहा कि आप हमारी सेना में भर्ती करवाओ और युद्ध के बाद में हम आपको कुछ ना कुछ देंगे, आपकी मांगे पूरी करेंगे। तो गांधी जी अंग्रेजों की बात में आ गए और गांव-गांव जाकर अपील करने लगे कि अंग्रेजी सेना में भर्ती हो जाओ। और गांधी जी के कहने से अनेक युवक अंग्रेजी सेना में भर्ती हुए। तो गांधी जी तो सरकार का सहयोग कर रहे हैं, लेकिन मांडले जेल से छूटने के बाद में तिलक ने वो रास्ता नहीं अपनाया। तिलक ने कर्म योग, अपना जो कर्म है स्वराज का, वो अपनाया। और वो काम चल रहा था एनी बेसेंट के नेतृत्व में, होम रूल आंदोलन, उससे जुड़ गए। किससे जुड़ गए? एनी बेसेंट के होम रूल आंदोलन से जुड़ गए कि हमको अपना शासन करने दो, स्वराज दीजिए, उस वाले शासन से जुड़ गए। तो गांधी जी तो सरकार का सहयोग कर रहे हैं, जबकि तिलक सरकार का असहयोग कर रहे हैं और आंदोलन कर रहे हैं। कौन सा आंदोलन कर रहे हैं? एनी बेसेंट के साथ में होम रूल का आंदोलन। ठीक है भाई। और आगे चलकर 1 अगस्त 1920 को स्वतंत्रता के इस महान पुजारी ने हमसे अंतिम विदाई ली। ये आप देखिए, तिलक की मृत्यु 1920 में हुई। तब तक गांधी जी को भी समझ में आ गया कि कुछ नहीं मिलने वाला। मैंने सरकार का इतना सहयोग किया और युद्ध समाप्त होने पर सरकार ने कहा आपकी स्वराज संबंधी बात को सुना जाएगा, उस पर ध्यान दिया जाएगा, आपकी मांग पूरी की जाएगी। लेकिन जो युद्ध खत्म हुआ 1918 में, हमको 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड मिला। यहां गांधी जी की आंखें खुल गई कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई कि मैंने सरकार का सहयोग किया। और गांधी जी ने प्रण ले लिया, हाथ पानी ले लिया कि अब आगे जीवन में कभी सरकार का सहयोग नहीं करूंगा, असहयोग ही करूंगा। तो 1920 के बाद में गांधी जी असहयोगी बन गए और अपने पहले आंदोलन की शुरुआत तिलक की मृत्यु के बाद 5 सितंबर 1920 को असहयोग आंदोलन के रूप में आरंभ किया। ये देखिए आप, ये स्वतंत्रता आंदोलन की बागडोर जो तिलक ने संभाल रखी थी, वो तिलक के बाद में किसके हाथों में आ गई? नोट कर लीजिए। तिलक की मृत्यु के तुरंत बाद स्वतंत्रता आंदोलन की बागडोर गांधी जी के हाथ में आ गई। और तिलक का नारा क्या था? असहयोग का। सरकार का सहयोग नहीं करना है, सरकार का बहिष्कार नहीं करना है। और 1920 से गांधी जी ने भी तिलक का मार्ग अपना लिया,
शांतिपूर्ण तरीके से, अहिंसात्मक तरीके से सरकार का बाइकआउट किया जाएगा और सरकार का सहयोग नहीं किया जाएगा, सरकार का असहयोग किया जाएगा। अब ध्यान दो, कई पुस्तकों में कई लोग लिख देते हैं तिलक और गांधी जी की विचारधारा में तो साहब असमानता थी। अब तुम बीए की स्टूडेंट हो, यह बात शोभा देती है ऐसा बोलना? यह कथन सत्य है या असत्य है? बिल्कुल असत्य है। कथन कारण वाले भी सवाल परीक्षा में पूछते हैं कि गांधी जी और तिलक के विचारों में कोई मत विभिन्नता थी? अब आपको पता चल गया कोई मत विभिन्नता नहीं थी। उल्टा गांधी जी ने तिलक के विचारों को ही अपने आगे के आंदोलनों में आगे बढ़े। और तिलक के विचार क्या थे? स्वदेशी। क्या गांधी जी ने स्वदेशी नहीं अपनाया? तिलक का विचार था बहिष्कार, तो गांधी जी ने क्या बहिष्कार नहीं किया? निष्क्रिय प्रतिरोध, यह तिलक का विचार था। शासन का सहयोग नहीं करना, असहयोग करना, तो गांधी जी ने असहयोग नहीं अपनाया ना भाई। और वैसे ही राष्ट्रीय शिक्षा, ये तिलक का विचार था और यही गांधी जी का विचार था। अब आप बताइए, क्या तिलक और गांधी जी के विचारों में कोई असमानता है? कोई असमानता नहीं है, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इस प्रकार ये स्लाइड मैंने आपको स्पष्ट की। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब ये स्लाइड तिलक के राजनीतिक विचारकों के बारे में है, जो कि हम देखेंगे। पहला, व्यक्ति की स्वतंत्रता की आध्यात्मिक धारणा, यानी आध्यात्मिक मतलब आत्मा से ही व्यक्ति स्वतंत्र है। ये जो अपनी आत्मा है ये किसी की गुलामी नहीं मानती है। गुलामी तो शरीर करता है, लेकिन आत्मा स्वतंत्र है। आप किसी भी व्यक्ति को गुलाम बना लो तो शारीरिक रूप से तो वो गुलाम होगा, आपकी आज्ञाओं का पालन करेगा, लेकिन उसके मन में हमेशा ये रहेगा कि मैं कब स्वतंत्र हूं, कब मेरे को ऐसा मौका पड़े कि मैं स्वतंत्र हो जाऊं। पशु पक्षी भी नहीं रहते हैं भाई। आप किसी पशु को, पक्षी को बांध दो, शारीरिक रूप से तो आप मान दोगे, उसको गुलाम बना दोगे। तोते को पिंजरे में डाल दोगे, किसी पशु को बांध दोगे आप, लेकिन जैसे ही आप उसकी बेड़ियां खोलोगे, पिंजरा खोलोगे, तो वो पक्षी फुर से उड़ जाएगा, यानी उसकी आत्मा अपनी आत्मा की बात मानेगा। वैसे ही तिलक कहते थे कि अंग्रेजों ने केवल हमको शारीरिक रूप से बनाया है, मानसिक रूप से तो हम आजाद हैं, और हमारी बेड़ियां आप तोड़ दो, हम स्वतंत्र हैं। तो इस प्रकार व्यक्ति की आध्यात्मिक स्वतंत्रता की आध्यात्मिक अवधारणा का प्रतिपादन किया। ठीक है। इस संबंध में उन्होंने राष्ट्र की जॉन स्टुअर्ट मिल द्वारा दी गई परिभाषा को स्वीकार किया। उन्होंने 1919 में विल्सन द्वारा घोषित राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के सिद्धांत का समर्थन किया और उन्होंने इसी सिद्धांत को भारत के संबंध में क्रियान्वित करने का आग्रह किया। अब आप देखिए, 1914 से लगाकर 1918 के बीच में प्रथम महायुद्ध हुआ। प्रथम महायुद्ध की समाप्ति के बाद में अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन, नाम नोट कीजिए आप, वुडरो विल्सन ने यह कहा कि विश्व में युद्ध इसलिए होते हैं कि कुछ देशों ने अनेक देशों को गुलाम बना लिया है, इसलिए भविष्य में कभी युद्ध नहीं हो, इसके लिए ऐसे देशों को चाहिए कि वो उन सभी देशों को आजाद कर दें। तो आत्मनिर्णय का अधिकार देवें, यानी स्वतंत्रता का अधिकार देवें, ये बात किसने रखी? प्रथम महायुद्ध के बाद में अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने रखी। तो तिलक ने इसका समर्थन किया कि भारत भी एक गुलाम देश है और भारत को भी आत्मनिर्णय का यानी स्वतंत्रता का, स्वराज का अधिकार मिलना चाहिए। यह आप नोट कर लीजिए। वुडरो विल्सन के विचारों का समर्थन किया। जॉन स्टुअर्ट मिल के आध्यात्मिक स्वतंत्रता की अवधारणा पर, आध्यात्मिक मतलब व्यक्ति की आत्मा को आप बंदी नहीं बना सकते हो, उसको गुलाम नहीं बना सकते हो। शरीर गुलाम बन सकता है, आत्मा कभी गुलाम बनती है क्या भाई? आत्मा किसी की गुलाम नहीं बनती है, आत्मा हमेशा स्वतंत्र होती है। इस प्रकार के विचार थे। दूसरा, राज्य के प्रयोजनों यानी उद्देश्यों, लक्ष्यों, काम, राज्य के काम के बारे में उपयोगितावादी
तर्कों का विरोध किया। अब उपयोगितावादी तर्क क्या है? देखिए, बेंथम उपयोगितावादी विचारक हुए हैं इंग्लैंड में। बेंथम ने कहा है कि अच्छा शासन वही है जो अधिकतम लोगों का अधिकतम कल्याण करे, सबका कल्याण नहीं करे, बहुमत का कल्याण कर दे, वो अच्छा शासन है। अब इसको समझो आप, जैसे भारत में चुनाव हुए और चुनाव के बाद में जो पार्टी सत्ता में आई उसको 40% वोट मिले, अधिकतम वोट मिले, 60% वोट उसको नहीं मिले। अब बेंथम कहता है अधिकतम लोगों तक का तो मिल गया, अब वो जो करेगा, शासन जो करेगा वो बिल्कुल सही है। और 60% जो लोग हैं जिन्होंने सरकार को वोट ही नहीं दिया है, उनकी ओर कोई ध्यान नहीं देना चाहिए। क्या इस प्रकार का शासन अच्छा शासन है? तो बेंथम यह कहता है कि अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख, इसका खंडन किया है। उसके बजाय जॉन स्टुअर्ट मिल के, जेएस मिल के सिद्धांत का समर्थन किया है तिलक ने। जेएस मिल क्या कहता है कि इस प्रकार की सरकार सुअर सरकार है, पिग थ्योरी है। जैसे सुअर दलदल में पड़ा मदमस्त रहता है कि यही संसार है, इससे बड़ा कुछ नहीं है, वैसे ही 40% या 50% की चुनी हुई जो सरकार है, बहुमत की जो सरकार है, वो यही समझती है कि यही दुनिया है, बाकी लोगों को और कोई ध्यान नहीं देना, हमको तो हमारे लोगों की तरफ ही ध्यान देना है ना। इसलिए जेएस मिल कहता है एक संतुष्ट सुअर की अपेक्षा, ध्यान दो, एक संतुष्ट सुअर की अपेक्षा एक असंतुष्ट सुकरात होना कहीं बेहतर है। यानी सरकार को अपने कार्यों में सुअर की तरह केवल अपने ही लोगों की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि यदि एक आदमी भी उसका विरोध कर रहा है, पूरा समाज नहीं, एक आदमी भी यदि विरोध कर रहा है तो सरकार को सुनना चाहिए कि इस आदमी की क्या पीड़ा है। ये जेएस मिल की अवधारणा है, तब लोकतंत्र जीवित रहेगा। और जो जेएस मिल के विचार थे वही हमारे राष्ट्रवादी नेता लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के विचार थे। यानी सरकार को असंतुष्ट की तरफ, अपने असहयोगी की तरफ, अपना विरोध करने वाले की तरफ ध्यान देना चाहिए कि ये मेरा विरोध क्यों कर रहा है, क्या पीड़ा है इसके मन में, उसको मैं दूर करूं। ऐसा नहीं है कि 100 में से 70 लोग 80 लोग जय जयकार कर रहे हैं और 20 लोग आपकी आलोचना कर रहे हैं, तो आप 80 लोगों की तरफ ध्यान दो और 20 लोगों की तरफ ध्यान ही नहीं दो। ऐसा नहीं होता है भाई। जो सरकारें ऐसा करती है वो सरकारें निश्चित तौर पर पतन की ओर अग्रसर होती है। तो इस प्रकार लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने सरकार के बेंथम वाले उपयोगितावादी तर्कों का खंडन किया है और जेएस मिल के गुणात्मक जो शासन है, गुणों पर आधारित, यानी अपने आलोचक की भी बात सुनना, उसकी समस्या का समाधान करना, ऐसे शासन की वकालत की है, ऐसे शासन का समर्थन किया है। अब ये लास्ट स्लाइड आप देख लीजिए, स्वराज की अवधारणा आप सबको पता है, बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं कि तिलक ने नारा दिया, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। जब मैं पैदा हुआ तब मेरे को ये थोड़ी पता था कि ये आदमी मेरा पिता है, ये आदमी मेरी ये महिला मेरी माता है, या मैं इस देश में रहता हूँ। ये एक नवजात बच्चे को पता होता है क्या? वो किसी बंधन में बंध कर आता है क्या? जैसे ही उसने जन्म लिया वैसे ही बेड़ियां तो समाज डालता है कि तू इसका बेटा है, ये तेरी माँ है, ये तेरे पिता है, तू इस देश में रहता है।
तेरे को इन सब का ध्यान रखना पड़ेगा। और ये गुलामी की शुरुआत जन्म लेने के बाद में होती है। जब बच्चा जन्म लेता है तब तो स्वतंत्र पैदा होता है। बेड़ियां तो समाज डालता है। अमीरी गरीबी का बेड़ी डाली तूने, तो गरीब घर में जन्म लिया। ये बेड़ी किसने डाली? समाज ने डाली। रिश्तेदारी, राष्ट्र, ये सारी बेड़ियां किसने डाली? ये सब समाज ने डाली। व्यक्ति तो स्वतंत्र पैदा हुआ है ना। तो वही अवधारणा, स्वतंत्र वाली अवधारणा तिलक की थी। रूसों की तरह व्यक्ति को स्वतंत्र कर दो, इस प्रकार की स्वराज की अवधारणा। स्वराज जो है हमारा खुद का सेल्फ, हम खुद अपने ऊपर शासन करेंगे और कोई व्यक्ति हमारे ऊपर शासन नहीं करेगा, इसको स्वराज कहते हैं। दयानंद सरस्वती ने इस शब्द का सबसे पहले उल्लेख किया। ये नोट कर लो आप, कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। आगे कंपटीशन की एग्जाम दोगे तब स्वराज शब्द किसने दिया ये प्रश्न पूछेंगे, और ऑप्शन के अंदर दयानंद सरस्वती भी होगा और लोकमान्य तिलक भी होगा, और जल्दबाजी में अपन उत्तर लिख देंगे कि तिलक ने दिया, गलत हो जाएगा। स्वराज शब्द किसने दिया? दयानंद सरस्वती ने दिया। और सवाल आ जाए स्वराज का नारा लोकप्रिय किसने बनाया? तो दयानंद सरस्वती ने लोकप्रिय बनाया नहीं, जन जन के बीच में किसने पहुंचाया? अपने भाषण में कौन उपयोग में लेते थे? अपने स्टूडेंट को कौन बार बार कहते थे? आम जनता तक किसने पहुंचाया? तो फिर अपना उत्तर हो जाएगा लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने पहुंचाया। ठीक है। स्वराज से तिलक का आशय एक ऐसी प्रशासन प्रणाली से था जो पूरी तरह जनता के हितों के प्रति समर्पित हो, जिसमें राजकीय शक्ति जनता के स्वाभिमान के अपहरण का माध्यम न बने, अपितु उसका उपयोग इस रीति से किया जाए कि जनता समझ सके कि वह शासित नहीं है, बल्कि शासन उसकी सहमति और अनुमति से चलाया जा रहा है। यह स्वराज है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की कक्षा में अपन ने भारत के महान राष्ट्रवादी विचारक और स्वतंत्रता सेनानी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के बारे में पढ़ा, अध्ययन किया, समझा। अब आप विद्यार्थियों के मन में आज के टॉपिक को लेकर कोई प्रश्न हो सकते हैं, कोई शंकाएं हो सकती है, तो उसका समाधान आप इस कॉलेज के YouTube चैनल पर नीचे कमेंट बॉक्स में प्रश्न पूछकर मुझसे कर सकते हैं। मैं जैसे ही YouTube पर आपके प्रश्न देख लूँगा, वैसे ही तुरंत मैं उसका उत्तर या उसका समाधान करने का प्रयास करूँगा। आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद।